चलो भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम जो है आज पहली चीज़ जो डिस्कस करते हैं, अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस नहीं करी थी। ठीक है ना, कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। किसी को भी रिकॉर्डिंग के अगर राइट्स चाहिए तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा जी, तो होगा कुछ इस तरह से, होगा कुछ इस तरह से कि इसके लिए मैं पहले कोई एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि एग्जांपल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपके पास जो है ना वो 5 बॉल्स हैं। ठीक है ना, आपके पास 5 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स ब्लैक हैं, 2 बॉल्स ब्लैक है और 3 बॉल्स वाइट हैं। 2 बॉल्स ब्लैक है और 3 बॉल्स वाइट हैं। ठीक है ना, इस बॉक्स से आप बारी बारी 2 बॉल्स निकालते हो, इस बॉक्स से आप बारी बारी 2 बॉल्स ड्रॉ करते हो, इस बॉक्स से आप बारी बारी 2 बॉल्स निकालते हो विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। सर विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब तुम एक बॉल निकालोगे, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब तुम एक बॉल निकालोगे तो उसको दोबारा से वापस उसकी जगह पे रख दोगे, यानी कि बॉक्स में दोबारा से रख दोगे। अब मुझे बताओ, पहली बार जो मैं बॉल निकालूं उसके ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ, मैं पहली बॉल निकालूंगा वो ब्लैक आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं बॉक्स से, इस बॉक्स से एक बॉल निकालूं और वो बॉल जो है वो एक ब्लैक बॉल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/5। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/5। और जो मैं बॉल निकालूं वो वाइट हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। ठीक है ना, इसी तरह से मैं जो है ये मैंने फर्स्ट बॉल निकाली है, ये मैंने फर्स्ट बॉल निकाली है। अच्छा, अब मैं सेकंड बॉल निकालता हूँ, अब मैं सेकंड बॉल निकालता हूँ। सेकंड बॉल अगेन ब्लैक भी हो सकती है, सेकंड बॉल अगेन वाइट भी हो सकती है। सेकंड बॉल अगर ब्लैक होगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दूसरी अगर बॉल निकालूं, सेकंड बॉल निकालूं और वो सेकंड बॉल ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सेकंड बॉल भी ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सेकंड बॉल भी ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/5 होगी। सर 3/5 क्यों होगी? इसलिए क्योंकि जो केस है ना वो है विद रिप्लेसमेंट वाला केस। विद रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या होता है कि जो चीज आपने पहले बॉक्स से निकाली थी उसको आपने दोबारा रख दिया, तो डब्बे में दोबारा से 5 बॉल्स हो गई, सॉरी 2/5, और वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। अच्छा, इसी तरह से पहली बॉल वाइट हो और दूसरी ब्लैक हो, इसमें भी 2/5 और 3/5 ही आएगा। ठीक है ना, यानी कि विद रिप्लेसमेंट के केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो चेंज नहीं होती है, जो आपका टोटल है वो हमेशा 5 ही रहेगा, क्योंकि आपने पहली बॉल निकाली उसको आपने दोबारा से वापस रख दिया तो टोटल चेंज नहीं हुआ, और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं हुई। इसके बाद में एक और केस करता हूं इसी से सिमिलर, एक और केस करता हूं इसी जैसा ही, इसके सिमिलर एक और केस करता हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैं क्या करता हूं? केस नंबर 2 में मैं वापस से ये बॉक्स बनाता हूं, केस नंबर 2 में मैं वापस से ये बॉक्स बनाता हूं और मैं करता ये हूं कि वापस से यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि एक बॉल अगर मैं बैक से निकाल लूंगा तो मैं उसको दोबारा रखूंगा नहीं।
इस केस में अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि पहली बॉल ब्लैक हो या वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं 2/5 या 3/5 कहूंगा। फर्स्ट बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉल जो मैं इससे पिक करूं उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी। फर्स्ट बॉल जो मैं पिक करूं उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 इसलिए होगी क्योंकि टोटल 5 बॉल्स हैं और उसमें से 2 ब्लैक हैं। वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 इसलिए होगी क्योंकि टोटल 5 बॉल्स हैं और उसमें से 3 वाइट बॉल्स हैं। इसके बाद जब मैं इसी बॉक्स से सेकेंड बॉल निकालूंगा, इसी बॉक्स से मैं सेकेंड बॉल निकालूंगा, इसी बॉक्स से मैं सेकेंड बॉल निकालूंगा, तो फिर ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 हो जाएगी। 1/4 क्यों हो जाएगी? 1/4 इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हो, जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हो, जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि कंटेनर से जब आपने एक बॉल विथड्रॉ कर ली, एक बॉल निकाल ली, एक बॉल आपने उसमें से निकाल ली, तो उसको आप दोबारा वापस नहीं रखते हो। आपने एक बॉल निकाल ली तो उस बॉल को आप दोबारा वापस नहीं रखते हो। अब अगर टोटल 5 बॉल्स थी और पहले आपने एक बॉल निकाल ली तो उसके बाद उसमें 4 बॉल्स बच गई, इसीलिए 5 के बजाय डिनोमिनेटर 4 हो गया। और अगर आपने पहले ब्लैक बॉल निकाली थी तो दोबारा से ब्लैक बॉल जो है वो निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इसलिए होगी क्योंकि ऑल्दो 2 ब्लैक बॉल्स थी, बट जब आपने एक ब्लैक बॉल निकाल ली है तो अब आपके पास मजीद सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल बच गई है। अच्छा, व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कंटेनर में टोटल अब 4 बॉल्स हैं, कंटेनर में टोटल अब 4 बॉल्स हैं और उसमें से 3 बॉल्स वाइट है, उसमें से 3 बॉल्स वाइट है, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 होगी। बिकॉज 3 वाइट बॉल्स में से आपने पहली बारी में वाइट बॉल नहीं बल्कि ब्लैक बॉल निकाली थी, तो 3 बॉल्स वाइट वाली एज इट इज पड़ी हुई हैं और टोटल 4 बॉल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहली बॉल वाइट निकालता हूं, अगर मैं पहली बॉल वाइट निकालता हूं, अगर मैं पहली बॉल वाइट निकालता हूं, उसके बाद दूसरी बॉल निकालूं, उसके ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर मेरी जो पहली बॉल मैंने निकाली है वो अगर एक वाइट बॉल हो, तो दूसरी बार मैं अगर कोई बॉल निकालूंगा और वो ब्लैक बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। बिकॉज कंटेनर में अब टोटल 4 बॉल्स हैं जिसमें से 2 बॉल्स ब्लैक हैं। और उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर 3 वाइट बॉल्स थी और 3 में से मैंने पहले 5 में से मैंने 3 बॉल्स में से एक वाइट बॉल निकाल ली, तो अब मेरे पास 2 वाइट बॉल्स बच गई हैं और टोटल 4 बॉल्स बच गई हैं, तो प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। ठीक है। ऊपर वाला जो केस है वो विद रिप्लेसमेंट वाला है। विद रिप्लेसमेंट वाले केस में जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पर भी 5 है, 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 यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। लेकिन नीचे वाला केस है वो विदाउट रिप्लेसमेंट का है। उसमें ऐसा होता है कि एक बॉल जब आपने निकाल ली तो अब आपके पास 4 बॉल्स बच गई। एक बॉल जब आपने निकाली तो अब आपके पास 4 बॉल्स बच गई, तो नंबर ऑफ टोटल, जो टोटल होता है वो कम हो जाता है, जो टोटल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हो तो कंटेनर में 4 के बजाय 5 के बजाय 4 बॉल्स रह जाएंगी। क्या यह बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है तो बता दे, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट वाले केस में, विद रिप्लेसमेंट वाले केस में पहली बॉल ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। दूसरी बॉल ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अच्छा, अगर पहली बॉल वाइट हो, पहली बॉल वाइट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है और दूसरी बॉल ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। यानी कि जो दूसरी बॉल है, जो दूसरी बॉल है, जो सेकंड बॉल है, जो सेकंड बॉल है उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, जो सेकंड बॉल है उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी जो है, जो सेकंड बॉल है उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी जो है, जो सेकंड बॉल है उसके ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है। सेकेंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/5 ही है। सेकेंड बॉल के ब्लैक रहने की प्रोबेबिलिटी 2/5 ही है। सेकेंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई है। कौन से वाले केस में? विद रिप्लेसमेंट वाले केस में, विद रिप्लेसमेंट वाले केस में। ठीक है ना।
लेकिन 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 जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करता हूं, जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करता हूं तो पहली बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 थी, बट दूसरी बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करता हूं तो पहली बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और उसके बाद अगर मैं ब्लैक बॉल निकालूंगा तो उसके ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यानी कि तुम अगर प्रोबेबिलिटी देखते हो दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की, दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है। आपकी पहली बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 थी, दूसरी बार वही ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, यानी कि चेंज हो गई। और अगर आपने पहली बॉल जो है वो एक वाइट बॉल निकाली हो, आपने अगर पहली बॉल जो है वो एक वाइट बॉल निकाली हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, उसके बाद अगर आप ब्लैक बॉल निकालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है। यानी कि ये जो दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी है, ये जो दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी बॉल ब्लैक होगी, ये डिपेंड किस पे कर रही है? ये डिपेंड इस बात पर कर रही है कि पहले क्या हुआ था। ये डिपेंड इस बात पर कर रही है कि पहले क्या हुआ था। अगर आपने पहली बार ब्लैक बॉल निकाली थी, अगर आपने पहली बार ब्लैक बॉल निकाली थी, अगर आपने पहली बार ब्लैक बॉल निकाली थी तो फिर ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अगर आपने पहली वाली बॉल, अगर आपने पहली वाली बॉल व्हाइट निकाली थी, अगर आपने पहली वाली बॉल व्हाइट निकाली थी तो फिर ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है। जबकि ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं था। ऊपर वाले केस में पहली बार ब्लैक बॉल निकाली, पहली बार अगर आपने ब्लैक बॉल निकाली, ऊपर वाले केस में अगर आपने पहली बार ब्लैक बॉल निकाली तो फिर वापस से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और अगर आपने पहली बार व्हाइट बॉल निकाली, अगर आपने पहली बार व्हाइट बॉल निकाली तो फिर भी दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। यानी कि सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में हो ये रहा है कि दूसरी बार ब्लैक बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी बार ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4 होगी या 2/4 होगी, ये डिपेंड करता है कि पहली बार क्या हुआ था। दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी या 2/4 होगी, ये डिपेंड करता है कि पहली बार क्या हुआ था। अगर पहली बॉल ब्लैक बॉल थी तो दूसरी बॉल ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अगर पहली बॉल व्हाइट बॉल थी तो दूसरी बॉल ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है। यहां पर हम डिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, बिकॉज दूसरे इवेंट में क्या हो रहा है वो डिपेंड करता है कि पहली बार क्या हुआ था। अगर पहली बार ब्लैक बॉल आई थी तो दूसरी वाली बॉल जो है वो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। अगर पहली बॉल व्हाइट थी तो दूसरी बॉल ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। बट पहले वाले केस में पहली बार जो भी हो, ब्लैक हो या व्हाइट हो, जो भी हो, ब्लैक हो या व्हाइट हो, जो भी हो, ब्लैक हो या व्हाइट हो, अगली बारी की प्रोबेबिलिटी 2/5 ही है। अगली बारी की प्रोबेबिलिटी 2/5 ही है। उसका या दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। पहली बार क्या हुआ था इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बार ब्लैक बॉल आने का ताल्लुक इस बात पर नहीं है कि पहली बार क्या हुआ था। पहली बार जो भी हो उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/5 ही है। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में ये दो इवेंट्स हैं, जो पहली बार क्या हुआ और दूसरी बार क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? यस सर, जी सर, ओके सर, लिख दो। ठीक है। देखो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि क्या होगा उसका कुछ रिलेशन पिछली बार जो चीज हुई है उससे हो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि पिछली बार जो भी हो इस बार का उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जब ताल्लुक होगा तो हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे, जब ताल्लुक नहीं होगा तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। और जब हम अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ से मुझे कनेक्टेड बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि मिसाल के तौर पर अगर आपसे सवाल पूछे, लेट से अगर आपसे सवाल ये पूछ ले, अगर आपसे सवाल ये पूछ ले इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ये भी याद रखना, देखो अगर तुम फर्स्ट बॉल की ये प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे ना तो आंसर 1 बनेगा। 2/5 और 3/5 को ऐड करोगे कितना बनता है? 1 बनता है। 2/5 और 3/5 को ऐड करोगे कितना बनता है? 1 बनता है। इसी तरह से यहां पर भी इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। अच्छा अब
विद रिप्लेसमेंट वाले केस में अगर कोई आपसे ये पूछे, विद रिप्लेसमेंट वाले केस में अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक बंदे ने 2 बार बॉल्स ड्रॉ करी, एक बंदे ने 2 बार बॉल्स निकाली, एक बंदे ने इस बैग से 2 बार विद रिप्लेसमेंट बॉल्स निकाली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली बॉल होगी वो ब्लैक होगी और जो दूसरी बॉल होगी वो भी ब्लैक होगी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली बॉल होगी वो भी ब्लैक होगी और दूसरी बॉल जो है वो भी ब्लैक होगी। तो आप लिखोगे 2/5 पहली बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 2/5 दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 4/25। मैं वापस से अपना सवाल रिपीट करता हूं, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल जो है वो ब्लैक होगी और जो दूसरी बॉल है वो भी ब्लैक होगी, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। पहली बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड दूसरी बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, तो आप आंसर लिखोगे 4/25। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली बॉल होगी वो ब्लैक होगी और जो दूसरी बॉल होगी वो व्हाइट होगी, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि जो पहली बॉल होगी वो ब्लैक होगी और दूसरी बॉल हो वो व्हाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, तो आप जो है वो लिखोगे 2/5। पहली बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है और दूसरी बार व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 3/5 और आप अपना कंप्लीट आंसर लिखोगे 6/25। अगर आपसे सवाल ये पूछेगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल जो है वो ब्लैक होगी और दूसरी बॉल जो है वो व्हाइट होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लिखोगे 2/5 इंटू 3/5 यानी कि 6/25। पहली बॉल ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है और दूसरी बॉल के व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है यानी कि 6/25। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि पहली बॉल जो है वो व्हाइट हो एंड जो दूसरी बॉल है वो ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि जो पहली बॉल है वो व्हाइट हो एंड जो दूसरी बॉल है वो ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि पहली बॉल जो है वो व्हाइट हो एंड जो दूसरी बॉल है वो ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहली बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 3/25 और दूसरी बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2/25, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 6/25। और अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल जो है ना वो व्हाइट हो एंड दूसरी बॉल जो है ना वो दूसरी बॉल जो है वो भी व्हाइट हो, पहली बॉल जो है ना वो व्हाइट हो और दूसरी बॉल जो है वो भी व्हाइट हो विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस में, तो आप लिखोगे 3/5 इंटू 3/5 यानी कि 9/25। एक्सेलेंट, सब सही आंसर बता रहे हो। और फिर वापस से ये बात याद रखना कि जब आप 4/25, 6/25, 6/25 और 9/25 को ऐड करोगे, जब आप 4/25, 6/25, 6/25 और 9/25 को ऐड करोगे तो आपका आंसर अगेन 1 बनेगा। जब आप 4/25, 6/25, 6/25 और 9/25 को ऐड करोगे तो आपका आंसर अगेन 1 बनेगा। हर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है ना वो 1 होता है। फिर आप ये भी याद रखना कि देखो कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें वो बोलते हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी बॉल व्हाइट हो, तो आपका आंसर क्या होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी बॉल व्हाइट हो, तो आपका आंसर क्या होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी बॉल व्हाइट हो, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 6/25। पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी बॉल व्हाइट हो, इसका आंसर 6/25 होगा। सही कह रहा हूं। और अगर आपसे सवाल ये पूछे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल व्हाइट हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो, पहली बॉल व्हाइट हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर 6/25 होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल ये बोले कि यार एक बैग से आपने 2 बॉल्स निकाली हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि one of the balls is black, and other is white। बताओ आंसर बताओ, शाबाश, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। मैं वापस से सवाल रिपीट करता हूं, अगर सवाल आपसे ये बोले कि एक बैग में 5 बॉल्स थी, उसमें से आपने 2 बॉल्स निकाली हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बॉल व्हाइट होगी और एक बॉल ब्लैक होगी, एक बॉल व्हाइट होगी और एक बॉल ब्लैक होगी, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से सब बताओ, जितने लोग ऑनलाइन हो बताओ। क्या 6/25 होगा, क्या 6/25 होगा। वो इस केस में आपसे पूछ रहा है
कि एक बॉल ब्लैक हो, एक बॉल ब्लैक हो, एक बॉल व्हाइट हो, एक बॉल ब्लैक हो, एक बॉल व्हाइट हो। वो ये नहीं कह रहा कि पहली वाली बॉल ब्लैक हो और दूसरी वाली व्हाइट हो। वो ये नहीं कह रहा कि पहली वाली व्हाइट हो और दूसरी वाली ब्लैक हो। ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो बोल रहा है भाई दो बॉल्स निकालोगे, एक ब्लैक होनी चाहिए और एक व्हाइट होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सर इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें दो चीजें आती हैं कि पहली बॉल ब्लैक हो दूसरी व्हाइट हो, और इसमें यह भी आता है कि पहली बॉल व्हाइट हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो। दोनों बातें आती हैं। उससे ये थोड़ी लिखा है कि पहली वाली ब्लैक हो और दूसरी वाली व्हाइट हो, या पहली वाली व्हाइट हो और दूसरी वाली ब्लैक हो। उससे तो ये लिख दिया कि दो में से एक ब्लैक हो एक व्हाइट हो। तो दो बी डब्ल्यू भी आ सकता है और डब्ल्यू बी भी आ सकता है। ब्लैक और व्हाइट भी हो सकती है और व्हाइट और ब्लैक भी हो सकती है। यानी कि इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो 6/25 प्लस 6/25, यानी कि जो दुरुस्त या सही आंसर होगा वो 12/25 होगा। सही आंसर 12/25 होगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। 12/25 होगा, क्योंकि जब वो बोल रहा है वन ऑफ द बॉल्स इज ब्लैक एंड अदर इज व्हाइट, तो उसने ये नहीं कहा कि पहली ही मुझे ब्लैक चाहिए, या उसने ये नहीं कहा कि पहली बॉल मुझे व्हाइट चाहिए और दूसरी ही ब्लैक चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उसने बस ये कहा भाई दो में से एक ब्लैक एक व्हाइट हो। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि यार इस ऑर्डर में हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो या व्हाइट एंड ब्लैक हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी ऐसा ही होगा। जल्दी जल्दी से इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल भी ब्लैक हो और दूसरी बॉल भी ब्लैक हो। यानी कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यानी कि 2/20 भी लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके 1/10 भी लिख सकते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी बॉल व्हाइट हो। पहली बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बॉल ब्लैक व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, यानी कि हम 6/20 लिख सकते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल व्हाइट हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल व्हाइट हो दूसरी बॉल ब्लैक हो, यानी कि 3/5 इंटू 2/4, 3/5 इंटू 2/4 यानी कि 6/20, ठीक है। और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल भी व्हाइट हो और दूसरी बॉल भी व्हाइट हो, पहली बॉल भी व्हाइट हो और दूसरी बॉल भी व्हाइट हो। तो आप लिखोगे 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 यानी कि 6/20। आप इन सबको अगर ऐड करोगे, आप इन सबको अगर ऐड करोगे तो वापस से 1 आंसर आएगा। आप अगर इन सबको ऐड करोगे तो वापस से 1 आंसर आएगा। क्लियर है, डन है, ओके, गुड है, गॉट इट लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करना। रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाता है भाई। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो। ओके, डन, गुड, परफेक्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने कुछ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मसला देखा और साथ में हमने ये देखा कि हमारे पास जो सवाल है उसमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो बातें आ सकती हैं। एटलीस्ट वाला केस भी बता दे सर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। पिकाचू का सवाल है, ठीक है ना। पिकाचू पता नहीं असली नाम क्या होगा, छुप छुपा के क्लासेस पिकाचू ले रहा है, ठीक है। तो पिकाचू का सवाल है कि एटलीस्ट वाला केस भी बता दें। बिल्कुल बता देते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है, लेट से हम विदाउट रिप्लेसमेंट पर काम करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट पर काम करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट पर काम करते हैं। देखो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि वो ये बोल दे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक बैग से विदाउट रिप्लेसमेंट दो बॉल्स निकालो और एट लीस्ट लेट से हम बोलते हैं एट लीस्ट वन बॉल इज ब्लैक, ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस पर ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल ये बोलता है कि आपने एक बैग से दो बॉल्स निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एट लीस्ट वन बॉल इज ब्लैक, कम से कम एक बॉल ब्लैक होगी। देखो जब हम एटलीस्ट की बात करते हैं ना, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं मिनिमम वन बॉल इज ब्लैक, कम से कम एक बॉल ब्लैक हो, ठीक है ना। अच्छा, अब केसेस क्या बन सकते हैं? केसेस क्या बन सकते हैं? केसेस ये बन सकते हैं कि दोनों बॉल्स व्हाइट हो, दोनों बॉल्स व्हाइट हो, यानी कि कितनी ब्लैक हुई? एक भी नहीं। या ये बन सकता है कि एक ब्लैक हो। अच्छा, एक ब्लैक कब बनेगा? दो केसेस में बनेगा, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक। और ये हो सकता है कि दोनों बॉल्स ब्लैक हो, ठीक है ना। तो जब वो पूछेगा कि एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक, एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक, तो इसमें
दो बातें हो सकती हैं, एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक में दो बातें हमारे करंट सिनेरियो के हिसाब से हो सकती हैं, यानी कि या तो एक बॉल ब्लैक हो, या तो एक बॉल ब्लैक हो, या फिर दोनों बॉल्स ब्लैक हो। एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक का मतलब ये है कि या तो एक बॉल ब्लैक हो या तो दोनों बॉल्स ब्लैक हो। और एक बॉल ब्लैक होने का क्या मतलब है? एक बॉल ब्लैक होने का मतलब ये है कि या तो ब्लैक हो फिर व्हाइट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि व्हाइट हो और फिर ब्लैक हो। ठीक है, और दोनों बॉल्स ब्लैक हो, इसमें क्या आ सकता है? इसमें आपके पास आ सकता है ब्लैक एंड ब्लैक। और कोई बात है? और कोई बात है? क्या हम व्हाइट व्हाइट को शामिल करेंगे? नहीं सर, व्हाइट व्हाइट को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन थी एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक। कंडीशन थी एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक। वन बॉल इज ब्लैक का मतलब यह है कि कम से कम एक बॉल ब्लैक हो, तो आप जीरो बॉल्स ब्लैक पर नहीं जा सकते हो। ठीक है ना? तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 6/20, या व्हाइट एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 6/20, या फिर ब्लैक एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी जो कि 2/20 है। तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 14/20। इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक बॉल ब्लैक बॉल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक बॉल ब्लैक बॉल हो, वो 14/20 है। 14/20 है, ठीक है ना? 14/20 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक बॉल ब्लैक हो। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में भी ऐसा ही कर सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल जो बनाई है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए बनाई है। मैंने अभी ये जो सवाल सॉल्व किया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए किया है। मैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सवाल पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है ना? एटमोस्ट भी बता देते हैं भाई, जो बोलो वो बता देंगे, पेपर निकाल लेना बस। ये एटलीस्ट वाला केस समझ गए? डन है, ओके है, गुड है, परफेक्ट है। यहां पे लिखा हुआ था एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक। एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक का मतलब ये है, तो वैल्यूज विद रिप्लेसमेंट की क्यों पुट की? धनी सगोड़ो कहाँ गए वो तुम? ये देखो भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। ये मैंने जो 6/20 पिक किया है, 6/20 विदाउट रिप्लेसमेंट से पिक किया, ये 6/20 पिक किया, और ये 2/20 पिक किया। क्या हो गया? यही तो पिक किया, विदाउट रिप्लेसमेंट वाली ही पिक की है ना वैल्यूज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और केस आया है कि सर एट मोस्ट भी बता दें। देखो ये सवाल ऐसे भी आ सकता था, ये सवाल ऐसे भी आ सकता था कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट मोस्ट का क्या मतलब है? एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। At most one ball is black. At most one ball is black. At most one ball is black. At most one ball is black का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम एक बॉल ब्लैक हो, ज्यादा से ज्यादा एक बॉल ब्लैक हो। तो भाई हमारी कंडीशंस के हिसाब से अगर हम चलें तो या तो हम इसमें ये मालूम कर लेंगे कि जीरो बॉल्स ब्लैक हो, या फिर हम इसमें ये इंक्लूड कर देंगे कि एक बॉल ब्लैक हो। हम कौन सी वाली चीज शामिल नहीं करेंगे? हम दोनों बॉल्स ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी को इसमें शामिल नहीं करेंगे। हम दोनों बॉल्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक बॉल ब्लैक हो, यानी कि या तो एक भी ब्लैक ना हो या एक बॉल ब्लैक हो। एक भी बॉल ब्लैक ना हो यानी कि दोनों व्हाइट हो। ठीक है ना? एक बॉल ब्लैक हो, उसमें दो बातें आती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आ जाता है और व्हाइट एंड ब्लैक आता है, और व्हाइट एंड ब्लैक आता है। तो व्हाइट एंड व्हाइट में क्या आ जाता है? व्हाइट एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाइट एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 6/20। व्हाइट एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 6/20। ब्लैक एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी 6/20 है। और व्हाइट एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी 6/20 है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 18/20 बनेगा। जब सवाल ये बोल दे एट मोस्ट वन बॉल इज ब्लैक, जब सवाल ये बोल दे एट मोस्ट वन बॉल इज ब्लैक, तो उसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक बॉल ब्लैक हो। ज्यादा से ज्यादा एक बॉल ब्लैक होने का मतलब ये है कि या तो एक भी बॉल ब्लैक ना हो, जीरो, या फिर एक बॉल ब्लैक हो, वन। दो नहीं हो सकती, तो जो दो वाली प्रोबेबिलिटी है ब्लैक एंड ब्लैक वाली, उसको हम इग्नोर करेंगे। इन वैल्यूज को अगर मैं ऐड करता हूँ 18/20 आता है। डन सर, ओके सर, गॉट इट सर, लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। 18/20 बनता है एट मोस्ट वन बॉल इज ब्लैक में, एट मोस्ट वन बॉल इज ब्लैक में। ठीक है ना?
अच्छा, फिर एक टेबल बनाया जाता है जिस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक टेबल बनाया जाता है जिस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक टेबल बनाया जाता है जिस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक टेबल बनाया जाता है जिस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मुख्तलिफ तरह के बन सकते हैं एक ही सवाल का, और उसमें डिपेंड करता है कि कौन से वेरिएबल के लिए वो बना हुआ है। जरा गौर से देखना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। लेट्स से मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ फॉर ब्लैक बॉल्स। मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ फॉर ब्लैक बॉल्स। मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ फॉर ब्लैक बॉल्स। यानी कि x रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बॉल्स जो है ना वो ब्लैक होंगी। x रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बॉल्स जो है ना वो ब्लैक होंगी। देखो, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस देखें जो अभी हमने ऊपर देखा है, तो इसमें तीन बातें हो सकती हैं। तीन बातें हो सकती हैं कि जब मैं दो बॉल्स निकालूंगा तो एक भी ब्लैक नहीं होगी। तीन बातें हो सकती हैं, मैं दो बॉल्स निकालूंगा तो एक भी ब्लैक ना हो, ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ब्लैक हो, ऐसा हो सकता है कि एक ब्लैक हो, ब्लैक एंड व्हाइट या व्हाइट एंड ब्लैक, और ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल्स ब्लैक हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल्स ब्लैक हो। तो इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो कैपिटल एक्स है उसके साथ आप लिखोगे 0, 1 और 2। सर ये क्या बता रहा होगा? ये बता रहा होगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। भाई या तो 0 ब्लैक बॉल्स होंगी, या तो एक ब्लैक बॉल होगी, या तो दो ब्लैक बॉल्स होंगी। या तो 0 ब्लैक बॉल्स होंगी, या तो एक ब्लैक बॉल होगी, या तो दो ब्लैक बॉल्स होंगी। ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज बता रहा है। मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूं ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। या तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं होगी 0, या तो एक ब्लैक बॉल होगी 1, या तो दो ब्लैक बॉल्स होंगी 2। अच्छा, एक भी बॉल ब्लैक बॉल ना हो, एक भी बॉल ब्लैक बॉल ना हो, एक भी बॉल ब्लैक बॉल ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई दोनों बॉल्स अगर ब्लैक नहीं होंगी तो दोनों बॉल्स क्या होंगी? व्हाइट, यानी कि 6/20, यानी कि 6/20। अगर दोनों बॉल्स जो हैं वो ब्लैक नहीं होंगी तो क्या होंगी? व्हाइट होंगी, यानी कि 6/20। अगर एक बॉल ब्लैक होगी, तो इसमें ये दो बातें आती हैं। अगर एक बॉल ब्लैक होगी तो इसमें ये दो बातें आती हैं, 6/20 और 6/20, यानी कि 12/20। ठीक है ना? यानी कि ब्लैक और व्हाइट होगी या व्हाइट एंड ब्लैक होगी। और या तो अगर दोनों ब्लैक होंगी तो उसके लिए आ जाएगा 2/20। ये जो मैंने टेबल बनाया है ये बनाया है फॉर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स के लिए, और इस टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इस टेबल को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक वेरिएबल आ रहा होता है सच एज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, जो कि 0, 1 और 2 से डिनोट हो रहा है, और नीचे उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आती हैं जो कि 6/20 है, 12/20 है और 2/20 है। ये टेबल कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डन है? ओके, गुड है, सही है, सेट है, सब समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये हमने अपनी कुछ प्रोबेबिलिटी की बेसिक सी चीज़ें मजीद डिस्कस करनी, ठीक है ना? मजीद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली। इसको एक नज़र देख लो बस। 10 सेकेंड के लिए मैं जो है वो म्यूट कर रहा हूँ, मुझे एक काम है छोटा सा। ठीक है भाई, यहाँ तक डन है? ओके, कोई मसला तो नहीं है, आगे बढ़े? चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला केस देखते हैं, ठीक है? अगला केस देखते हैं। अच्छा जी, अगला केस क्या है भाई? अगला केस हम ये देखते हैं कि हमने अभी प्रोबेबिलिटी के लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखा, कल हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखा, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी के अब हमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है, इन केसेस में, इन बेसिक चीज़ों में तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है ना, इन बेसिक चीज़ों में तो कोई किस्म का मसला नहीं है ना। किसी का कोई सवाल, कोई कुछ दुख सुनाना चाहते हो, सुख सुनाना चाहते हो, काइंडली मुझे बता दो, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, ठीक है भाई?
अच्छा जी, अब जो है ना वो कुछ और तरह के सवाल जो है आपके पास आते हैं, उससे से एक मशहूर ज़माना सवाल जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक प्रोबेबिलिटी का सवाल आता है। अच्छा, मैंने आज आप लोगों को सारे हैंडआउट सब भेज दिए हैं, हैंडआउट वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को सेंड कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सेंड करी हैं, और चीज़ें भी मैं सेंड करूंगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। मैंने आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल वैसे ही भेजा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा मटेरियल वैसे ही भेजा हुआ है। मैं देखता हूँ, मैं जिस सवाल की बात कर रहा हूँ वो सवाल अगर मुझे मिल जाता है तो वो मैं करवा देता हूँ, वो काफ़ी अच्छे सवाल है। हाँ भाई, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये सवाल जो है ना यार, ये सवाल ज़रा अच्छे से देख लो। ये सवाल जो है ना, ये ज़रा अच्छे से देख लो, ठीक है ना। ये सवाल को ज़रा देखते हैं, इस सवाल को जरा देखते हैं। इस सवाल में देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, क्या बताया हुआ है, ठीक है ना। नजर आ रहा है सवाल? ये मैंने हैंडआउट भी आप लोगों को भेजा है, उस हैंडआउट में भी ये सवाल होगा, उस हैंडआउट में भी ये सवाल होगा, ठीक है ना। नजर आ रहा है सवाल? बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आता है भाई, ठीक है, पेपर में ये सवाल आता है, ठीक है, मतलब आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है अफर्म यानी कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स रेफ्रिजरेटर्स, एक कंपनी एक रेफ्रिजरेटर्स बनाती है एट 3 प्लांट लोकेशंस ए बी एंड सी, 3 जगह पर ये अपने रेफ्रिजरेटर्स बनाती है। फॉर ईच लोकेशन द फर्म मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स मेड एट दैट प्लांट विच रिक्वायर रिपेयर बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ वारंटी। कंपनी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, कंपनी ने बोला यार हम रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स ए या बी या सी 3 जगह पर बनते हैं, 3 अलग अलग जगह पर बनते हैं। अच्छा, फिर कंपनी ने एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, किस चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है? उन रेफ्रिजरेटर्स का जिनको रिपेयर करना पड़ता है बिफोर वारंटी एक्सपायर्स। वारंटी एक्सपायर होने से पहले कोई कस्टमर आ जाता है, बोलता है कि भाई ये फ्रिज में मसला है, उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो कंपनी ने इसका भी एक रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। फॉलोइंग इज दी समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट रिपेयर्स, और कंपनी ने जो है ना वो एक आपको समरी प्रोवाइड करी है। क्या समरी प्रोवाइड करी है? प्लांट ए के साथ क्या है? प्रोड्यूसर्स 30% रेफ्रिजरेटर्स। प्लांट ए जो है वो 30% रेफ्रिजरेटर्स बनाता है of all refrigerators and has a repair rate before the warranty expiration of 5%, ठीक है ना। यानी कि इसके 5% फ्रिजेस ऐसे होते हैं जो रिपेयर के लिए जाते हैं। प्लांट भी 45% रेफ्रिजरेटर्स बनाता है, 3% उसमें से रिपेयर करने पड़ते हैं। प्लांट सी 25% रेफ्रिजरेटर्स बनाता है, 7% उसमें से रिपेयर करने पड़ते हैं। इफ अ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स रिपेयर बिफोर वारंटी, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि एक कंडीशन दे दी है, या इसको अभी फिलहाल इस तरह से समझो, इफ अ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स अ रिपेयर, अगर एक रेफ्रिजरेटर को रिपेयर की जरूरत है बिफोर एक्सपायरेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट बी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी पर बना था, यानी कि जो प्लांट बी था ना उस पर प्रोड्यूस हुआ था। अच्छा जी, इसको मैं इसके सोल्यूशन के साथ फौरन डिस्कस कर लूंगा टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, ताकि मुझे इसका एक बॉक्स बनाना पड़ता है, हमें वो बॉक्स वगैरह ना बनाना पड़े, ठीक है ना। मैं इसको फौरन से आपके साथ ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ, फौरन से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सवाल को इम्पोर्टेंट कंसिडर करना, सवाल को इम्पोर्टेंट कंसिडर करना, सवाल को कंसिडर करना कि वो आपके पेपर के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है ना। सवाल को अपने पेपर के लिए इम्पोर्टेंट एरिया में रखना, इस सवाल को जरा देखना, पेपर में जाने से पहले मार्क कर लेना अपने पास, लिख लेना अपने पास, दोस्तों को बता देना अपने। देखो किया क्या है, यहाँ पर मुझे ये नहीं मालूम था कि कितने फ्रिजेस हैं, मुझे ये नहीं मालूम था कि कितने फ्रिजेस ए में बने, कितने बी में बने, कितने सी में बने, बस ये मालूम था 30% फ्रिजेस ए में बनते हैं, बी में 45% फ्रिजेस बनते हैं, और सी में 25% फ्रिजेस बनते हैं ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर्स। तो आप इस सवाल को शुरू कैसे करोगे, इस सवाल को स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट इस तरह से करोगे कि आप एज्यूम कर लो, कि टोटल 100 फ्रिजेस बने हैं। ऐसे एक नंबर एज्यूम कर लो, सर क्या 200 कर सकते हैं? हाँ 200 भी कर सकते हैं। 100 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 50 कर सकते हैं? 50 भी कर सकते हैं। जब हमें पता ही ना हो कि कितने फ्रिजेस बने हैं, बट ये परसेंटेज दी हुई हो कि कितने फीसद ए में बने, कितने बी में बने और कितने फीसद सी में बने, तो हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल 100 फ्रिजेस थे। अब अगर 100 फ्रिजेस थे तो 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% सर 30 होता है, वो कहाँ बने होंगे ए में?
100 का 45% कितना होता है? 45 होता है, वो बने होंगे बी में। 100 का 25% कितना होता है? 25% 25 होता है, वो बने होंगे सी में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर लिया, इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर लिया। यानी कि आपने एज्यूम किया यार टोटल 100 फ्रिजेस थे, तो अगर टोटल 100 फ्रिजेस थे तो 30 ए में, 45 बी में, 25 सी में बने होंगे। इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर लिया। इसके बाद प्लांट ए, देखो अच्छा पहले इसने ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर्स कहा था, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर्स। यानी कि कंपनी ने टोटल 100 फ्रिजेस बनाए तो उसमें से 30% ए के थे। इसी तरह से यहां पर भी ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर्स कहा था, यानी कि अगर कंपनी ने टोटल 100 रेफ्रिजरेटर्स बनाए तो 45 बी में बनाए। इसी तरह से यहां पर भी ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर्स कहा था, यानी कि कंपनी ने अगर टोटल तीनों प्लांट्स पे मिलाकर 100 फ्रिजेस बनाए तो 25% सी पे बनाए। आगे क्या लिखते हैं? एंड एज ए रिपेयर रेट बिफोर दी वारंटी एक्सपायर्स ऑफ 5%। यानी कि ए जो है ना उसके 95% फ्रिजेस तो सही होते हैं, 5% जो है ना उनको रिपेयर चाहिए होता है। तो आप करो क्या, 30 का 30 का 30 का 30 का 5% लोगे तो 1.5 आएगा, और 95% लोगे तो 28.5 आएगा। 5% चीजें डिफेक्टिव और 28.5% चीजें सही हैं। इसी तरह से बी के 3% रिपेयर चाहिए होते हैं, बी में 3% रिपेयर चाहिए होता है तो 97% सही होता है, 3% रिपेयर चाहिए होता है। 97% सही होता है, 3% रिपेयर चाहिए होता है। 97% सही होते हैं, 3% रिपेयर चाहिए होता है। 45 अगर फ्रिजेस बी में बने हैं, 45 का 3% ले लो तो 1.35 बनेगा, और 45 का अगर 97% ले लो तो 43.65 बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके है? गुड है? कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में। तीसरी प्लांट सी की चीज ये है कि 97% फ्रिजेस खराब होते हैं, यानी कि 93% सही होते हैं और 7% में मसला होता है। तो आप जो सी के 25 फ्रिजेस हैं, सी के 25 फ्रिजेस हैं उसमें से 7% लो 1.75 बनेगा, और 93% लो तो 23.5 बनेगा जो फ्रिजेस खराब है। इस तरह से ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप एक टेबल में कन्वर्ट करोगे। अब आपको ये पता चल गया कि ए में कितने फ्रिज बने, बी में कितने बने, सी में कितने बने, उसमें से डिफेक्टिव कितने थे और अच्छे कितने थे, डिफेक्टिव कितने थे और अच्छे कितने थे, डिफेक्टिव कितने थे और अच्छे कितने थे। ठीक है, तो आपने ये पूरी एक वर्किंग कर ली अपने पास, ये एक आपने डायग्राम, ये आपने एक डब्बा बना लिया, या आपने एक टेबल बना लिया, या आपने डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव और प्लांट ए प्लांट बी प्लांट सी में मैन्युफैक्चर करे हुए फ्रिजेस बना लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसने मुझसे पूछा था इफ अ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स रिपेयर बिफोर वारंटी, अगर किसी रेफ्रिजरेटर को वारंटी से पहले रिपेयर की जरूरत होती है, अगर किसी फ्रिज को रिपेयर की जरूरत होती है, यानी कि क्या वो इन 4.6 की बात कर रहा है या इन 95.4 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इफ अ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स रिपेयर बिफोर वारंटी, अगर एक फ्रिज को रिपेयर करने की जरूरत होती है वारंटी पीरियड से पहले, तो ये सर 4.6 की बात कर रहा है, 4.6 की बात कर रहा है, यानी कि वो 95.4 को नहीं छू रहा, वो बोल रहा है 4.6 में से। बोलता है कि अगर कोई ऐसा फ्रिज हो जिसको रिपेयर की जरूरत होती है वारंटी से पहले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट बी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो प्लांट बी पर बना था। ठीक है ना, तो जब ऐसा सवाल होगा, देखो ये बात याद रखो कि उसने मुझे एक कैटेगरी में घुसा दिया, उसने बोला उन फ्रिजेस की बात करता हूं जिनको रिपेयर की जरूरत थी, उन फ्रिजेस की बात ही नहीं करता जिनको रिपेयर की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उन फ्रिजेस की बात करता हूं जिनको रिपेयर की जरूरत थी, यानी कि 4.6। आप ये बताओ कि इनमें से मैं कोई एक फ्रिज सेलेक्ट करूं रैंडमली, और इस बात के क्या इम्कान हैं वो बी प्लांट पे बना होगा। तो 4.6 में से मैं बी प्लांट वाला सेलेक्ट करूं, यानी कि 1.35, हम 1.35 डिवाइडेड बाय 4.6 करेंगे। उसने हमें टोटलिटी में नहीं घुसाया, उसने ये नहीं बोला। हाँ, अगर उसका सवाल ये होता कि बताओ ये जो कंपनी सारे फ्रिजेस बनाती हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक फ्रिज को रिपेयर की जरूरत होगी, सारे फ्रिजेस में से बात करता कि रिपेयर की जरूरत होगी, तो 4.6 ओवर 100 बनता। यहां पर उसने बोला कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि उस कैटेगरी के फ्रिजेस जिनको रिपेयर की जरूरत है उसमें से एक फ्रिज सेलेक्ट कर रहा हूं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस वो रिपेयर वाला फ्रिज बी कंपनी का होगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 1.35 डिवाइडेड बाई 4.6 करूंगा। बात समझ में आती है? क्लियर है? ओके है? डन है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है ना। और इसको हम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। ये किस तरह से किया है, देखो ये जो पहली चीज लिखी हुई है ना, प्रोबेबिलिटी बी गिवन, इस डंडे का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन को पढ़ते हैं गिवन। तो वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी बी गिवन डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव में से कोई चीज पिक करूं, सॉरी बी हो गिवन के वो चीज डिफेक्टिव हो, प्रोबेबिलिटी कि मैं एक चीज पिक करूं और वो बी कंपनी की हो या बी प्लांट की हो, गिवन, डंडे का मतलब क्या है, गिवन, गिवन इट वाज डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव में से पिक करूं और वो बी की हो, इसको कैलकुलेट ऐसे भी किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी बी एंड डिफेक्टिव, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बी की हो और डिफेक्टिव हो, 1.35 ओवर 100। सर 1.35 ओवर 100 कैसे आया, भाई टोटल की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक चीज बी की भी हो और डिफेक्टिव भी हो, तो 100 में से कितनी चीजें ऐसी हैं जो बी की भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं, सिर्फ 1.35 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, 100 में से कितनी चीजें डिफेक्टिव थी, 4.6 ओवर 100। ठीक है, इस सवाल को जरा अच्छे से दोबारा से देखो, सॉल्व करो, अच्छा सवाल है, ये पेपर में आता है, आ सकता है, आईके के पास पेपर का है, चांसेस हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इस क्लास को ओवर करते हैं, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। चीजें दोबारा से एक बार रिपीट करना, सिंपल प्रोबेबिलिटी इसमें कवर हुई है, इसके अलावा बाकी चीजें, बाकी डिस्कशंस हम लोग ग्रुप पर करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है भाई, डन है, ओके डन, चलो अल्लाह हाफिज।